Bollywood golden screen. Presenting the heist of the century। इस कहानी की शुरुआत में फर्नांडो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो पेंटर होने के साथ जूडो इंस्ट्रक्टर भी है। और एक दिन जब वो सड़क के किनारे सिगरेट पी रहा होता है तभी एक गाड़ी पानी से उसकी सिगरेट बुझा देती है। वो सिगरेट को पानी में फेंक देता है। दरअसल बारिश होने की वजह से पानी सड़क पर चारों तरफ भरा होता है और अब वो देखता है कि उसकी सिगरेट बहते हुए बैंक ऑफ रियो के सामने जो गटर है उसके अंदर चली गई। फर्नांडो उस गटर के पानी का पीछा करते हुए एक ब्रिज तक पहुंच जाता है जहां पर नाले का सारा पानी आता है। इसके बाद वो नीचे गटर के पाइप में जाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है जिस आइडिया को शेयर करने के लिए वो अपने दोस्त सेबेस्टियन के पास जाता है और उसे कहता है क्यों ना हम बैंक में रॉबरी करें। हालांकि सेबेस्टियन उसकी बात मान तो जाता है लेकिन वो कहता है कि इस सब के लिए हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की गाड़ियों की जरूरत होगी जिसके लिए हमें पैसे चाहिए। फर्नांडो पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने एक दोस्त डिबाउजा से मिलता है लेकिन डिबाउजा के पास भी पैसे नहीं होते। डिबाउजा उसे एक दूसरे इंसान का नाम बताता है जिसका नाम मारियो है जो पहले से एक चोर है। और अब फर्नांडो मारियो के पास जाता है, उसे अपना पूरा प्लान बताता है और कहता है कि अगर हम चोरी में कामयाब हुए तो तुम्हें कभी भी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। मारियो भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है जिसके बाद ये बैंक के सामने अंडरग्राउंड नाले के अंदर जाते हैं और ये चेक करते हैं कि इन्हें कितनी लंबी सुरंग बनानी है। हालांकि पूरा मेजरमेंट ले लेते हैं लेकिन अब भी इन्हें पता है कि इनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। वापस आने के बाद फर्नांडो, मारियो और डिबाउजा आगे की प्लानिंग करते हैं। इन्हें ये भी पता चल गया होता है कि बैंक के अंदर मोशन सेंसर्स हैं, यानी कि कोई भी इंसान रात को अगर बैंक के अंदर मूव करता है तो मोशन सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेंगे और पास के पुलिस स्टेशन में अलार्म बज जाएगा जिससे जल्दी पुलिस यहाँ पर पहुंच जाएगी। लेकिन फर्नांडो बताता है कि मोशन सेंसर किसी भी इंसान की हीट को आइडेंटिफाई करता है, ना कि किसी हलचल को। मेरे पास एक खास सूट है जिससे वो मोशन सेंसर कभी भी हमारी बॉडी की हीट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। पर सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है कि बैंक के अंदर जाने के बाद हम लॉकर्स को कैसे खोलेंगे। अगले दिन ये बैंक के अंदर जाते हैं और वहां का मुआयना करना शुरू कर देते हैं। फर्नांडो जब बैंक के अंदर की फोटोज खींच रहा होता है तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेते हैं और अपने साथ नीचे बैंक की बेसमेंट में ले जाते हैं जहां पर फर्नांडो देखता है कि लॉकर्स कहां कहां पर है। वो बैंक के पूरे डिजाइन को देख लेता है और अब फर्नांडो के कैमरे की चेकिंग की जाती है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता। दरअसल ये फर्नांडो का एक प्लान था। वो जानबूझकर सिक्योरिटी के सामने इस तरह से फोटोज खींच रहा था ताकि सिक्योरिटी उसे पकड़ ले, पर ऐसा करने से पहले उसने मेमोरी कार्ड को निकाल लिया था। और अब फर्नांडो जब वापस जाता है तो वो अपने तीनों साथियों को बैंक के अंदर की सभी फोटोज को दिखाता है और सारा नक्शा बताता है कि कैसे हम चोरी करेंगे। इन्हें अब पता है कि इन्हें कहां से सुरंग खोदनी है। साथ ही इन्हें ये भी पता होता है कि बैंक में जितने भी लोगों का पैसा है उन सब पैसों का इंश्योरेंस किया गया है, यानी कि नुकसान सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को होगा। अभी अपनी टीम में एक और आदमी को शामिल कर लेते हैं जिसका नाम एल्बर्टो है। लेकिन अभी भी इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बैंक के अंदर जाने के बाद ये लॉकर्स को कैसे खोलेंगे, क्योंकि बैंक के अंदर 400 लॉकर्स हैं और अगर ये टॉर्च से एक लॉकर को खोलते हैं तो इन्हें 400 लॉकर्स को खोलने में 400 मिनट्स लगेंगे जो लगभग 7 घंटे हो जाएंगे और इतने वक्त तक ये बैंक के अंदर नहीं रह सकते। इसीलिए मारियो तय करता है कि वो उसी बैंक की दूसरी ब्रांच में अपना लॉकर खुलवाएगा। अगले दिन वो दूसरी बैंक की ब्रांच में जाता है और वहां पर अपना लॉकर खुलवाता है और वो लॉकर के मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से देखता है ताकि उसे पहचान सके कि उसे कैसे खोला जा सकता है। इसके बाद वो अपने साथियों के साथ एक वैन को भी चुराता है ताकि इसी वैन से चोरी के पैसे को लेकर ये भाग सके। वैन को लेकर ये एल्बर्टो के घर जाते हैं क्योंकि एल्बर्टो की जिम्मेदारी होती है कि वो सबको वहां से निकालेगा। पर तभी पुलिस इनके पास आ जाती है। वो इनसे इंक्वायरी करने लगती है पर इतने में एल्बर्टो अपनी पत्नी के साथ वहां पर आ जाता है और पुलिस से कहता है कि हमारे गेस्ट है, हमसे मिलने के लिए आए हैं। वही रात को दिखाया जाता है जब सब के सब नाले के अंदर ड्रिल करना, सुरंग बनाना शुरू कर देते हैं। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से सुरंग बना रहे हैं और आज सुरंग बनाते बनाते इनकी ड्रिल मशीन टूट जाती है। मारियो कहता है कि अब मैं और पैसे नहीं लगा सकता, मैं पहले इस काम में बहुत पैसे लगा चुका हूँ। मारियो की बात सुनकर फर्नांडो परेशान हो जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। रात को जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तारों की छांव के नीचे होता है उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि आसमान में हम जो तारे देखते हैं दरअसल अब तक तो खत्म भी हो चुके होंगे क्योंकि उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में करोड़ों साल लगते हैं। दरअसल अब वो आसमान में है ही नहीं, वो वहां से गायब हो चुके हैं। और अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनने के बाद फर्नांडो को एक आइडिया आता है। वो अपने सभी साथियों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे पास एक नया प्लान
प्लान है, हम दिन में बैंक में रॉबरी करेंगे सबके सामने, और जब हम सारा पैसा निकाल लेंगे तो पुलिस बाहर खड़ी होगी, उन्हें लगेगा कि हम सामने से बाहर आएंगे, क्योंकि किसी को भी सुरंग के बारे में कुछ नहीं पता, पर हम सब के सब सुरंग से निकल जाएंगे। मारियो को और बाकी सभी को उसका आइडिया बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में ना तो मोशन सेंसर्स का खतरा होगा, क्योंकि वो मोशन सेंसर्स को दिन में एक्टिवेट नहीं करते। साथ ही बैंक की जो सिक्योरिटी होती है रात को एम्प्लॉयज के जाने के बाद बहुत ज्यादा होती है, जो कि दिन में कम रहती है। अब अगले दिन ये अपने प्लान के मुताबिक अपनी उंगलियों में ग्लू लगाते हैं ताकि उंगलियों के निशान कहीं पर भी ना रह जाएं, और अब ये सब के सब बैंक रॉबरी के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन इनका साथी जो सेबेस्टियन होता है वो नीचे सुरंग का काम पूरा करने के लिए जाता है, और बाकी सब के सब बैंक के अंदर जाकर सभी को हॉस्टेज बना लेते हैं। और तभी सीसीटीवी कैमरे में एक सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है कि बैंक में रॉबरी हो रही है, इसीलिए पुलिस को बता देता है। जल्दी पुलिस बैंक के बाहर आ जाती है जहां पर फर्नांडो ने एक आदमी को हॉस्टेज बना लिया था। वो पुलिस वालों से कहता है कि अगर कोई भी बैंक के अंदर आया तो मैं अंदर सबको मार दूंगा, और इसके बाद वो बैंक के अंदर आ जाता है। वहां मारियो को पता होता है कि कौन से सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को यहाँ पर बुलाया है, इसीलिए वो एक औरत को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें बाहर आना होगा, जिसके बाद उस सिक्योरिटी गार्ड को बाहर आना पड़ता है। मारियो उसकी गन ले लेता है और उसे बाहर भेज देता है, क्योंकि वो इनके लिए खतरा बन सकता है। फर्नांडो एक रूम में जाता है और एक अलमीरा को हटाता है, और तभी उस अलमीरा की दीवार के पीछे से सेबेस्टियन, जिसने सुरंग पूरी कर ली होती है, वो भी दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। इसके बाद ये बैंक के लॉकर्स वाले रूम में जाते हैं। यहाँ पर इनके पास एक खास मशीन होती है जो सेबेस्टियन ने बनाई है, क्योंकि वो एक इंजीनियर है, और इस मशीन की मदद से ये एक लॉकर को 7 सेकंड्स में तोड़ सकते हैं। अभी लॉकर्स को तोड़ना शुरू करते हैं, और तभी इन्हें एहसास होता है कि बैंक की छत के ऊपर पुलिस वाले पहुंच चुके हैं। वहीं बाहर जो पुलिस ऑफिसर होता है जो इस पूरे केस को हैंडल कर रहा है, वो मारियो को कॉल करता है। दरअसल मारियो ने उस सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल पहले ले लिया था जिसे उसने छोड़ा था, और अब मारियो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि अगर तुमने जल्दी बैंक की छत के ऊपर से अपने लोगों को नहीं हटाया तो मैं यहाँ अंदर फंसे सभी लोगों को मार दूंगा। पुलिस ऑफिसर उसकी बात मान जाता है, लेकिन फिर भी वो सामने वाली बिल्डिंग की छत पर अपने 2 स्नाइपर्स को तैनात कर देता है। मारियो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं मिनिस्टर से बात करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मुझे इसके लिए 1 घंटे का वक्त चाहिए। पुलिस ऑफिसर के साथ उसकी जो टीम होती है वो दोनों ही गेट्स पर तैनात होती है, क्योंकि बैंक में आने और जाने के सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, एक पार्किंग से और एक सामने के गेट से। इन सबको लगता है कि ये एक छोटी मोटी चोरी है और यहाँ अंदर सब के सब फंस चुके हैं। इसीलिए पुलिस ऑफिसर एक बार फिर से मारियो को कॉल करता और कहता है कि देखो, तुमने कोई भी बड़ा नुकसान नहीं किया, तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक वकील कर दूंगा, तुम्हें कोई भी बड़ी सजा नहीं होगी। मारियो कहता है कि इस बारे में मुझे अपने दोस्तों से, अपने साथियों से डिस्कस करना होगा। दरअसल मारियो उन्हें बातों में फंसा रहा होता है ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले और वो सभी लॉकर से सारा सामान लेकर यहाँ से अपनी सुरंग से रफू चक्कर हो जाएं। बैंक के अंदर एक बूढ़ी औरत भी होती है जिसका आज बर्थडे होता है, और जब भी मारियो को पता चलता है तो वो उसे बर्थडे विश करता है। साथ ही वो एक हॉस्टेस से चॉकलेट लेकर उस बूढ़ी औरत को देता है। स्नाइपर जो इन पर नजर रखे होते हैं वो सब देख लेते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि बैंक के अंदर ये चल क्या रहा है। वो ये बात पुलिस ऑफिसर को भी बताता है, और अब मारियो उस बूढ़ी लेडी को छोड़ देता है। इसके बाद एक बार फिर से वो पुलिस ऑफिसर से बात करता है और उसे कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल जेल के अंदर ही बिताए हैं, इसीलिए जब तक खुद मिनिस्टर मुझसे बात नहीं करते हम सरेंडर नहीं करेंगे। और अब पुलिस ऑफिसर को मारियो की बात माननी पड़ती है, लेकिन जब पुलिस ऑफिसर मिनिस्टर की बात मारियो से करवाता है तो मारियो उसे उल्टा सीधा कहना शुरू कर देता और कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता क्योंकि सभी मिनिस्टर्स एक जैसे होते हैं। वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं अपने लॉयर से बात करना चाहूंगा। पुलिस ऑफिसर उसके लॉयर का नंबर मांगता है। मारियो वहीं पर बंदी बनाए गए एक आदमी का फोन लेकर उसका नंबर पुलिस ऑफिसर को दे देता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर उस नंबर पर फोन करता है। मारियो कॉल रिसीव करता है और आवाज बदलकर वकील बनकर वो उससे बात करता है। दरअसल वो टाइम वेस्ट कर रहा है ताकि उसके साथियों को, जो कि नीचे बेसमेंट में हैं, जो कि लॉकर से सामान चुरा रहे हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। और अब तक के सारे लॉकर से बहुत ही कीमती सामानों को, पैसों को, सोने को निकाल चुके हैं, और अब ये पूरे के पूरे सामान को सुरंग से नीचे शिफ्ट कर रहे होते हैं जहां पर इनकी नाव है। वहीं पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसे अब शक होना शुरू हो जाता है क्योंकि मारियो ने जो नंबर उसे
उसे दिया था और कहा था कि मेरे लॉयर का नंबर है। मारियो ने उस नंबर को स्विच ऑफ कर दिया होता है। पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि इन्होंने बैंक से निकलने का कोई ना कोई और रास्ता ढूंढ लिया है और तभी उसकी नजर गटर के ढक्कन पर जाती है। वो समझ जाता है कि वो नीचे के रास्ते से निकलना चाहते हैं। वहीं बैंक के अंदर जितने भी हॉस्टेजेस होते हैं सबको ऊपर जाने के लिए कहते हैं और अब ये अपने सभी हथियारों को बैंक में छोड़कर नीचे अपनी नाव तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्होंने सारा सामान शिफ्ट कर लिया है। दरअसल इनके पास जितनी भी गन्स थी वो असली गन्स नहीं थी, बल्कि वो खिलौने थे, क्योंकि फर्नांडो कभी भी किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। बैंक के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन्हें पता चल चुका होता है कि लुटेरे यहाँ से जा चुके हैं, इसीलिए वो अपने मोबाइल फोन से अपने रिलेटिव्स को कॉल करके बताते हैं कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। पुलिस ऑफिसर जो अब तक पूरी गेम समझ चुका है वो पुलिस की एक टीम को गटर के उस हिस्से में भेजता है जहाँ से बाहर निकला जाता है और खुद वो अपनी एक टीम के साथ बैंक के अंदर जाता है। वहीं हमें फर्नांडो और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो बोट पर अपनी नाव पर होते हैं। दरअसल इन्हें पता था कि पुलिस वालों को पता चल सकता है कि ये गटर के रास्ते निकलने की कोशिश करेंगे, इसीलिए पानी में इन्होंने एक छोटा सा डैम बना दिया था ताकि पानी का बहाव दूसरी दिशा में बहने लगे और ये अपनी नाव से दूसरी दिशा की तरफ निकल जाएं, जो सब इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से कर लिया होता है। वहीं पुलिस ऑफिसर को सुरंग मिल जाती है जिससे सब के सब भागे थे। वहां पर उन्होंने एक बॉम्ब को भी रखा होता है, पर पुलिस ऑफिसर को जल्दी पता चल जाता है कि सारे हथियार और बॉम्ब सब कुछ नकली था। पर अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ये सारा का सारा पैसा सोना लेकर एल्बर्टो के घर पहुंच चुके हैं और इन्होंने उन गाड़ियों को भी जला दिया है जिन गाड़ियों का इन्होंने इस्तेमाल किया था। इसके बाद ये रॉबरी के सारे सामान को पैसे को आपस में बांट लेते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब इन सब की जिंदगी बदल चुकी है। ये अब बहुत अमीर बन चुके हैं, लेकिन एक दिन फर्नांडो की पत्नी को पता चल जाता है कि उसका किसी दूसरी लड़की से अफेयर है। इस बात से गुस्सा होकर वो पुलिस के पास जाती है और उन्हें बता देती है कि कुछ महीने पहले जो बैंक में रॉबरी हुई थी उसमें मेरे पति भी शामिल थे। पुलिस फर्नांडो के साथ उसके सभी साथियों को पकड़ लेती है और अब उसे जेल हो चुकी है, पर क्योंकि इनके पास नकली हथियार थे और ना ही इन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए इन्हें बहुत लंबी सजा नहीं होती। 7 महीने बाद फर्नांडो को छोड़ दिया जाता है। उसे मारियो अपनी बहुत ही शानदार कार में लेने के लिए आता है। दरअसल फर्नांडो ने इसका भी प्लान पहले से बना रखा था, इसीलिए उसने जानबूझकर नकली हथियारों का इस्तेमाल किया था ताकि इन्हें लंबी सजा ना हो। साथ ही बैंक के लॉकर्स में लोगों का जितना भी सामान होता है बैंक के पास उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, इसीलिए इन्होंने पहले अपने आधे पैसों को छुपा दिया था ताकि अगर ये पकड़े भी जाएं तो पुलिस को इनके पास पूरा पैसा ना मिले। हालांकि बैंक ने $25 मिलियन और कई किलो सोने का क्लेम किया था, लेकिन पुलिस को इनके पास $1.2 मिलियन और 8 किलो सोना मिला था, यानी कि बाकी का सोना और पैसा अब भी इनके पास है। साथ ही अब ये आजाद भी हो चुके हैं और इसी के साथ ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।